फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक यानी कि टीएमबी के इस बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस बैंक का आज ही Q4 FY26 का रिज़ल्ट आया है, उसके साथ इसका कॉन कॉल भी हो चुका है। तो इस वीडियो में इसका पूरा जो रिज़ल्ट, उसके साथ उसका कॉन कॉल और इसका पूरा वैल्यूएशन और गाइडेंस सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका हम थोड़ा बिजनेस मॉडल जानेंगे। अगर आप देखेंगे, ये एक बैंक है, ये मेनली इसका जो बैंक है ये साउथ इंडिया में से एक बैंक है, लेकिन ये धीरे धीरे अपने ब्रांचेस को साउथ इंडिया का छोड़ के और भी जो सारे जो स्टेट्स है उसमें ये लोग अपना ब्रांचेस वगैरह एक्सपांसन कर रहा है। तो ये एक बात हो गया। फिर अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो इसका बिजनेस मॉडल में 3 पार्ट है सबसे ज़्यादा। ये जो है इसका रैम यानी कि रिटेल, एग्री और एमएसएमई। तो ये इसका 3 पार्ट है। तो अगर आप इस 3 पार्ट जो रैम है, इसका रैम का टोटल जो कंट्रीब्यूशन है इसके पूरे एयूएम में, तो वो है मोटा मोटी आपका 95%। जो था पहले 92%, 93% था, वो अभी बढ़ के हो चुका है 95%। और जो 5% है उसमें लोग आदर्स यानी कुछ जो आपका जो MFI वगैरह इस कुछ आपका होलसेल वगैरह इस तरह का लोन ये लोग प्रोवाइड करते हैं। मेनली इसका जो 3 सेगमेंट है, एक है इसका रिटेल, दूसरा है एमएसएमई और तीसरा है एग्री। ये हो गया। और रिटेल में आप देखेंगे बहुत सारे हैं, जैसे आपका हाउस लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, फिर आपका बिजनेस लोन है, एसएमई है, फिर आपका गोल्ड लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, बहुत सारे सब कैटेगरी है रोता है आपका रिटेल के अंदर। और एग्री के अंदर जो एग्रीकल्चर लोन, फार्म इक्विपमेंट लोन, इस तरह का लोन होते हैं। और एमएसएमई में जो छोटे छोटे जो बिजनेस करता है, जैसे कोई आपका किराना का शॉप, कोई आपका जो साइकिल रिपेयरिंग का शॉप, कोई आपका पेंट का बिजनेस करता है, उस तरह का जो छोटे छोटे बिजनेस होता है उसको लोग लोन देते हैं एमएसएमई के थ्रू। तो यही हो गया ऐसे सिंपल बिजनेस मॉडल है। अब चलते हैं Q4 के जो इसका जो रिज़ल्ट, उसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने जो एडवांस का जो इसका जो ग्रॉस एडवांस वो 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगले क्वार्टर में यानी कि Q3 में इसका AUM ग्रोथ था 16%, इस क्वार्टर में 20%। और मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग 15% से अपना लोन बुक को ग्रो करेंगे। तो मैनेजमेंट जो गाइड किया था उससे बेहतर ये प्रदर्शन कर रहा है। फिर आप डिपॉजिट देखेंगे तो डिपॉजिट बुक 15% से ग्रो कर रहा है। और इसका कासा का जो ग्रोथ चल रहा है वो 22% से ग्रो कर रहा है। और इसका अगर आप कासा का परसेंटेज देखेंगे वो है 28%। फिर हम चलते इसका रैम का जो परसेंटेज है टोटल AUM में, वो है आपका 95%, वो पहले था 92%। तो रैम का जो परसेंटेज है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। फिर आप रैम का ग्रोथ यानी जो रिटेल, एग्री, एमएसएमई वाले जो सेगमेंट का जो ग्रोथ है वो है आपका 22.35%। तो ये मोटा मोटा हो गया। फिर इसका जो रैम है, इसका अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो टोटल AUM में रिटेल है 28%, 37 है एग्री और आपका एमएसएमई है 29%। और जो 5% रह गया वो है इसका अदर्स। फिर इसका एसेट क्वालिटी के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कोई भी बैंक या फिर फिनेंशियल कंपनी को अगर आपको डिस्कस करना है, आपको एनालिसिस करना है, तो उसका जो एसेट क्वालिटी, उस एसेट क्वालिटी के ऊपर आपको अच्छे से देखना चाहिए। अगर कोई बैंक का ग्रोथ जैसे भी हो रहा है लेकिन उसका अगर एसेट क्वालिटी ख़राब होंगे तो आप देखेंगे इन फ्यूचर बैंक का ग्रोथ धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। ये एक बात है। तो इसका जो GNPA का नंबर है वो 1.25 था, लेकिन वो घट के हो चुका है 0.73% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और नेट NPA का नंबर 0.36 था, वो घट के हो चुका है आपका 0.18%। तो इसका जो एसेट क्वालिटी है बहुत ही तगड़ा एसेट क्वालिटी है। फिर अगर इसका स्लिपेज रेशियो देखेंगे वो भी 0.07% है, पहले था 0.13%। और इसका जो मेन जो इसका जो स्लिपेज का रेशियो बड़ा है वो है आपका एग्री के वजह से। क्योंकि कुछ स्टेट में इसका जो एग्रीकल्चर का जो कुछ इशू हो गया था, इसीलिए देखेंगे इसका एग्री वाले पार्ट का अगर आप देखेंगे तो उसका स्लिपेज रेशियो ज़्यादा है, इसीलिए नहीं तो और भी बेहतर होता इसका स्लिपेज रेशियो। फिर अगर आप नीम देखेंगे, नीम भी इम्प्रूव हुआ है, पहले था 3.91%, अब बढ़ के हो चुका है 4.18%। तो नीम भी इसका इम्प्रूव हो रहा है यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन। फिर इसका क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे तो बहुत अच्छे लेवल से इसका क्रेडिट कॉस्ट है
ये है आपका 0.01% और FI26 में है 0.03%। तो इसका क्रेडिट कॉस्ट का नंबर बहुत ही तगड़ा है। फिर कॉस्ट टू इनकम का रेशियो देखेंगे, जो 47% था वो घट के हो चुका है 44%। तो इसका कॉस्ट टू इनकम भी नीचे आ रहा है। कॉस्ट टू इनकम का मतलब जो ओपेक्स होता है, कोई भी आपको बैंक को चलाने के लिए आपको एक्सपेंस करना पड़ता है, और आपका जो एक्सपेंस होता है वो मेनली होता है आपका जो आपके पास जो एम्प्लॉय होता है उसका जो सैलरी वगैरह देना है, इसका मेन एक्सपेंस होता है। इसके सिवा भी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, लेकिन जो लार्जेस्ट पार्ट होता है आपका एक्सपेंस का वो होता है आपका सैलरी वाले सेगमेंट से। तो ये बात है। तो इसके बाद आप देखेंगे इसका ROE का नंबर 1.88 था, वो बढ़ के हो चुका है 1.93%, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर ROE का नंबर अगर आप देखेंगे वो है 13.97 था, 13.99 हुआ है। तो इसका ROE और ROE दोनों ही आप देखेंगे टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है। कोई भी फिनेंशियल सेगमेंट के लिए, सेक्टर के लिए, बिजनेस के लिए अगर आप देखेंगे, अगर उसका ROE और ROE का मूवमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ होंगे, यानी कि ऊपर की दिशा में रहेगा, तो बिजनेस बहुत ही अच्छा कर रहा है, ये इंडिकेट देता है। फिर अगर आप इसका पैट देखेंगे 28% से ग्रो किया है, और इसका ब्रांचेस आप देखेंगे इन्होंने 44 ब्रांचेस FI26 में ओपन किया है। इन लोगों ने ब्रांचेस ओपन किया है, फिर भी इसका कॉस्ट टू इनकम रेशियो घट रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। फिर चलते इसका कॉन कॉल के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका पहले का गाइडेंस था 15%, लेकिन FI27 के लिए मैनेजमेंट ने इसका गाइडेंस का रेशियो थोड़ा बढ़ा दिया है। जो 15 था उसको बढ़ा के कर दिया है 16 to 17% AUM ग्रोथ का गाइडेंस दिया है फॉर FI27, और ROE का गाइडेंस दिया है 1.9 से 2%, और ROE का गाइडेंस दिया है आपका 14 से 15%। तो आप देखेंगे जो ROE चल रहा था उसके ऊपर ये ROE का गाइडेंस दे रहा है, ROE का भी गाइडेंस दे रहा है। उसके बाद अगर आप इसका नीम के बारे में देखेंगे, तो नीम देखेंगे आप, नीम का जो गाइडेंस है वो है आपका 3.80 से 3.95% का नीम का गाइडेंस है। उसके बाद कॉस्ट टू इनकम का रेशियो मैनेजमेंट ने कहा है बिलो 50 में रहेगा, और अभी भी बिलो 50 में है। उसके बाद क्रेडिट कॉस्ट का बारे में देखेंगे। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है जो मोटा मोटी 15 बेसिस पॉइंट का क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है FI27 के लिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका जो कासा रेशियो जो अभी 28% है, मैनेजमेंट ने कहा है इसका कासा का रेशियो और भी ऊपर की दिशा में जाएगा। कासा का मतलब होता है करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, यानी कि आपका बैंक में जो करेंट और सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा पड़ा रहता है इसे कहते हैं आपका कासा रेशियो। जो करेंट अकाउंट होता है उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है, और जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं उसमें आप देखेंगे 2 से 3-4% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वो जो करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट यानी जो कासा वाला अकाउंट का जो रुपया होता है वो होता है बैंक के लिए सस्ता पैसा। तो आपके पास जितना सस्ता पैसा रहेगा उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग होगा तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक फंड पड़ा है जो जिसका जो यील्ड बहुत ही कम है। तो इसीलिए जिस बैंक के पास कासा का रेशियो ज़्यादा होंगे उस बैंक को नीम और भी अच्छे लेवल से ग्रो करेंगे। तो ये मोटा मोटी हो गए। उसके बाद अगर आप इसका प्राइस टू बुक कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे इसका मोटा मोटी प्राइस टू बुक 1 के लेवल पे है। जैसे आपका DCB बैंक का भी प्राइस टू बुक रेशियो 1 है, उसी तरह से तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक का भी आप देखेंगे जो प्राइस टू बुक है 1। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा एक बेट है। अगर आपको प्राइवेट बैंक में खेलना है तो 3-4 बैंक है, जैसे आपका एक DCB है, फिर CSB है, IDFC है और तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक है। मेरे हिसाब से इस 4 बैंक मेरे हिसाब से है जिसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू भी अच्छे है, और उसके साथ मोटा मोटी 20% के ऊपर ग्रो भी कर रहा है। कोई 2-1% इधर उधर हो सकता है, जैसे आपका DCB बैंक 18 से 20, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक भी ग्रो 16 से 17%, अच्छा IDFC फर्स्ट बैंक का मोटा मोटी 20% का ग्रोथ गाइडेंस है। फिर उसके बाद अगर आप CSB बैंक देखेंगे वो 25-30% से ग्रो करता है, लेकिन उसका एसेट क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आया था Q3 में। देखते Q4 में क्या होता है। तो इस 4 बैंक को आप अपने एक्टिव वॉच लिस्ट में रख सकते हो और इसे एनालिसिस कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये 4 बैंक बहुत अच्छे हैं, उसका प्राइस टू वैल्यू भी बढ़िया है। तो इस बैंक इन फ्यूचर ये अच्छे लेवल से ग्रो कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन।